हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एनएलएम इन वन शॉट। इसके अंदर बेटा फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ बाकी एनएलएम हम पूरा कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी बातचीत के फटाफट से। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ अ बॉडी, बेटा दो तरह की स्टेट्स हमारे पास होती है। एक होती है हमारे पास रेस्ट और एक होती है हमारे पास मोशन। तो रेस्ट वाली स्टेट का मतलब है कि जब हम लोग कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो चेंज इन पोजीशन। टी इक्वल टू जीरो पर भी एक्स पर है, टी इक्वल टू टी पर भी एक्स पर है, यानी कि बॉडी रेस्ट पर है। अगर टी इक्वल टू जीरो पर एक्स पर था, टी इक्वल टू टी पर वाई पर है, तो यानी कि इसने हमने पोजीशन चेंज कर ली है। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, मोशन में है। तो यानी कि कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तो वो रेस्ट पर है। नहीं कर रही है तो रेस्ट पर है, कर रही है तो मोशन में है। देन वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ फोर्स। बेटा फोर्स क्या है? फोर्स हमारा इट्स अ साइंटिफिक नेम टू द पुश और पुल, जो हम बेसिक जानते हैं, पुश पुल। ठीक है। एंड इट्स इंटरेक्शन बिटवीन द टू और मोर बॉडीज ड्यू टू विद द स्टेट ऑफ अ बॉडी और बोथ द बॉडीज चेंज। हो सकता है फोर्स लगाने से किसी एक बॉडी की स्टेट चेंज हो सकता है किसी दो दूसरे बॉडी की स्टेट चेंज हो सकता है किसी की भी ना हो। ठीक है। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? इट कैन प्रोड्यूस और ट्राइज टू प्रोड्यूस द मोशन इन अ बॉडी, बॉडी के अंदर मोशन ला सकता है, बॉडी का मोशन को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, या फिर ट्राई कर सकता है। एंड डायरेक्शन को चेंज करने में मदद कर सकता है और उसकी शेप को चेंज करने में मदद कर सकता है। तो दीज आर द सर्टेन पॉसिबिलिटीज जो हम लोग फोर्स से कर सकते हैं। देन व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? अगर कोई बॉडी बेटा रेस्ट पर है तो वो जिंदगी भर रेस्ट पे पड़ी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है। या फिर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि बेटा उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। एंड कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है, यानी कि सीधा चल रहा है इस तरीके से। ठीक है। नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसको हम लोग कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। नाउ तो जब तक किसी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो वो बॉडी रेस्ट की स्टेट से मोशन में नहीं आती, और मोशन में है तो वो रेस्ट वाली स्टेट में नहीं आती है। ठीक है। एंड इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं बेटा इनर्शिया। दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी खुद की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना कर पाना या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज ना कर पाना, इसको हम लोग कहते हैं बेटा इनर्शिया। तो ये हमारी एक नाकामयाबी है, बॉडी के अंदर इनएबिलिटी है कि वो अपनी खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है। आप पढ़ाई तब तक कर रहे हैं जब तक नीट का पेपर है। जैसे नीट का पेपर इज योर एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ही वो फोर्स हटेगा आप पेपर छोड़ पढ़ाई छोड़ दोगे, पढ़े रहोगे, है ना। तो इसलिए तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, टाइप्स ऑफ इनर्शिया के अंदर सबसे पहले आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना कर पाना, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। दिस मींस द बॉडी एट रेस्ट रिमेंस एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग इट्स ओन, अपने आप से बॉडी चलने नहीं लगेगी, रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी। कई सारे एग्जांपल है, रीड कर सकते हैं। पैसेंजर जो है वो पीछे गिरते हैं, फिर अगर बस सडनली स्टार्ट हो जाती है तो अगेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर एक हॉर्स सडनली स्टार्ट कर जाता है चलना तो राइडर जो होता है उसके ऊपर बेटा पीछे गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर हम लोग ट्री को शेक करते हैं तो उसके ऊपर से जो फल फ्रूट्स होते हैं, वो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो गिर जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि पेड़ जो है वो हमारा मोशन में आ गया, लेकिन जो फ्रूट्स थे वो हमारे रेस्ट पर ही थे, तो वो अपनी पोजीशन चेंज करते नहीं है, तो इट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखा होगा मम्मियों को, आपके अलावा भी जो मम्मियाँ झाड़ू का इस्तेमाल करती हैं डस्टिंग करने के लिए, आपके ऊपर अलावा, तो डस्टिंग करने के लिए यूज करती हैं, तो वो कारपेट को हिट करती हैं, तो होता क्या है कि कारपेट मोशन में आता है, डस्ट पार्टिकल इस पर रह जाते हैं, तो डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देन इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड इसका मतलब है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो बेटा वो अपने आप से ना तो एक्सीलरेट कर सकती है ना ही रिटार्ड कर सकती है, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। यूनिफॉर्म मोशन में थी तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी। ठीक है। एग्जाम्पल इसके, अगर एक बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड इन अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिटर्न्स टू द थ्रोअर, अगर आप एक ट्रेन के अंदर चलते हुए, ट्रेन चल रही है यूनिफॉर्म मोशन से, एंड उसके अंदर एक बॉल उछालते हैं, तो बॉल आपके ही हाथ में आके गिरेगी, क्योंकि आपके पास जो मोशन था वही मोशन जो है बॉल को ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉल आपके साथ साथ चलती जाती है आगे। ठीक है। तो ऐसे दो तीन एग्जाम्पल ये भी है। देन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है कि बॉडी अपनी डायरेक्शन को भी अपने आप से चेंज नहीं कर सकती। डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसका मतलब तो उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर दिया। वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या चाहिए बेटा? फोर्स चाहिए। ठीक है। तो फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के नहीं हो सकता। तो दो तीन एग्जांपल इसके भी हैं कि जब हम लोग शार्प टर्न लेते हैं तो ड्राइवर जो है वो बाहर की तरफ गिर जाता है ड्यू टू डायरेक्शनल इनर्शिया।
and the sparks coming out of a grounding stone are tangential to the rotating stone due to the डायरेक्शनल इनर्शिया अगेन, जो आपने देखा होगा चिंगारी वो होते हैं ना, ग्राइंडर्स होते हैं, चिंगारी निकल, लोहे को जब ग्राइंड करते हैं चिंगारी बाहर निकलती है तो टेंजेंट से निकलती है ना। देन वी हैव इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम का मतलब है द फ्रेम व्हिच मूव्स विद जीरो एक्सेलरेशन दैट इज मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि वो फ्रेम जो जीरो एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। एंड जितने भी फ्रेम हमारे मूविंग होते हैं, एक्सेलरेटिंग फ्रेम जो होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वैलिड है। ठीक है, एनएलएम इज वैलिड, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल के अंदर वैलिड नहीं होता है। देन वी हैव लीनियर मोमेंटम। बेटा लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितना मोशन बाकी है, कितना मोशन बाकी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं p से, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट इज p इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, so this is the linear momentum, this is linear momentum, this is mass, this is velocity of particle. Remember it's the velocity not a speed। ठीक है, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएंगे बेटा, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम हो जाएंगे mlt-1, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे लिए लेकिन मोमेंटम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा चेंज इन मोमेंटम। So what is this change in momentum? Change in momentum का मतलब होता है कि initial momentum minus final momentum, final momentum minus initial momentum. So delta p that is p final minus p initial, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे फिर आगे जाके फोर्स के लिए। तो आप समझते हैं पहले क्या होता है। तो कुछ कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि पार्टिकल स्टॉप कर जाता है आफ्टर स्ट्राइकिंग अ वॉल और एनी सरफेस, यानी कि अगर यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर एक पार्टिकल आया जिसका मास m है, स्पीड u है, एंड आने के बाद टकराने के बाद वो स्टॉप कर जाता है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो इस पार्टिकल का जो मोमेंटम में चेंज आया होगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी इक्वल टू mu। तो ये फाइनल मोमेंटम कितना है बेटा, जीरो है। ठीक है, ऐसे ही अगर पार्टिकल रिबाउंड कर जाता है विद द सेम स्पीड, अगर सेम स्पीड से रिबाउंड करेगा, तो अगर पार्टिकल की स्पीड u थी, मास m था, तो टकराने के बाद जो बेटा वो वापस सेम स्पीड से आ रहा है, तो इस केस में जो इसका चेंज इन मोमेंटम हो जाता है दैट इज इक्वल टू 2mu, क्योंकि मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक बार पॉजिटिव में लेंगे तो एक बार नेगेटिव में लेंगे, तो ऐड ऑन हो जाएगा, तो दैट इज कितना आ जाएगा, 2mu आ जाएगा। पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट h1 से, और टकराने के बाद जो है बेटा वो अगर लेट से यहाँ से ड्रॉप किया है किसी h1 हाइट से, एंड वो टकराएगा, टकराने के बाद वो ऊपर जाएगा, लेट से अब की बार वो ऊपर जा रहा है सिर्फ कितनी हाइट तक, h2 हाइट तक, यानी कुछ एनर्जी उसने लॉस कर दी होगी। तो टकराने से जस्ट पहले उसके बाद जो स्पीड होगी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh1, और टकराने के बाद जो उसके बाद स्पीड हो जाएगी दैट इज अंडर रूट 2gh2। एक पॉजिटिव में होगा तो एक नेगेटिव में होगा, तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh1 प्लस m टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh2, क्योंकि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नीचे की तरफ है और एक बार ऊपर की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट इज द पार्टिकल रिबाउंड्स विद द सेम एंगल। देन अगर सेम एंगल से बात करते हैं तो बेटा अगर लेट से ये वॉल है एंड लेट से दिस इज सब नॉर्मल, एंड लेट से यहाँ से एक ऐसे पार्टिकल आ रहा है u स्पीड से इस तरीके से, एंड लेट से कि ये थीटा एंगल पर आया, एंड टकराने के बाद कुछ एनर्जी लॉस वॉस हुआ होगा, है ना, ये लेट से v स्पीड से, और ये एंगल लेट से फाई। ठीक है, मैं इसको सही से बना देता हूँ थोड़ा सा। तो लेट से दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई। तो अब देखोगे तो इस पार्टिकल के दो इस कंपोनेंट होंगे, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एंड इधर हो जाएगा u cos थीटा एंड इधर हो जाएगा u sin थीटा। ऐसे इसके भी दो कंपोनेंट होंगे बेटा, ये अगर हम लोग फाई है तो ये भी फाई होगा, तो इधर की तरफ आ जाएगा v cos फाई और इधर की तरफ आ जाएगा v sin थीटा। ठीक है, नाउ दो बातें यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। आपका जो मोमेंटम कंजर्व रहता है वो बेटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर आप ये देखोगे ये हमारा सरफेस था, इस डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाया होगा, तो दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, LOI। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट।
एंड इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि मोमेंटम कंजर्व जो रहेगा वो बेटा हॉरिजॉन्टल में रहेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि पी हॉरिजॉन्टल जो है वो कांस्टेंट रहेगा इनिशियल और पी हॉरिजॉन्टल फाइनल, एंड दैट इज एम यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी साइन फाइव। तो एक रिलेशन तो यहाँ से मिलेगा आपको, एंड दूसरा अगर मैं मोमेंटम में चेंज की बात करता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज आया होगा, एंड अगेन एक नीचे है एक दूसरा ऊपर है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो डेल्टा पी वाई अगर आप लिखते हैं, पी वर्टिकल बेसिकली, डेल्टा पी वर्टिकल का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखते हैं, चेंज का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू एम यू कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाइव, क्योंकि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। तो ओवरऑल मोमेंटम चेंज भी इसी के बराबर है, और डायरेक्शन भी वाइज करूंगा तो भी सिर्फ इसी में ही आया है, हॉरिजॉन्टल में कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नोट क्या है, इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि मोमेंटम इज कंजर्व, momentum is conserved in the direction perpendicular to the line of impact, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एफ एक्सटर्नल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि डीपी बाई डी टी के। प्रोपोर्शनलिटी हटा भी देते हैं तो वन ही आता है, तो बेसिकली एफ एक्सटर्नल जो होता है दिस इज इक्वल टू dp by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एंड अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो बेटा dp की जगह चेंज हो जाएगी डेल्टा p एंड dt की जगह जाएगा डेल्टा t, दिस इज द एफ एवरेज। तो जब भी आपको एफ एवरेज निकालना हो तो हमेशा डेल्टा p बाई डेल्टा t ही निकालिएगा, हमेशा सवाल सही होगा आपका। ठीक है, चलिए तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्शन जो होती है फोर्स की वो होती है किस डायरेक्शन में, इन द चेंज ऑफ मोशन, मोमेंटम के डायरेक्शन में। ठीक है, इन द डायरेक्शन चेंज ऑफ मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, चलिए कुछ कुछ बातें लिख लेते हैं फटाफट से इसके बारे में। तो दैट इज एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी अगर बोलते हैं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम बी। नाउ अगर हम m कांस्टेंट करते हैं तो ये आ जाएगा dv बाई डी टी प्लस, एंड अगर v कांस्टेंट करते हैं तो ये आ जाएगा dm बाई डी टी। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। नाउ इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो बेटा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dm बाई डी टी दैट इज जीरो, तो उस केस में जो फोर्स हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू m dv बाई डी टी, एंड dv बाई डी टी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो ये बन जाएगा ma। ठीक है, तो फोर्स बराबर हो जाता है मास के, दैट इज ma। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग अब बात करते हैं कि अगेन पार्टिकल स्टॉप कर जाता है आफ्टर हिटिंग अ बॉल, तो इतना फोर्स लगाया होगा बॉल ने, तो लेट से कि अगर एक पार्टिकल मास एम यू स्पीड से आया है एंड लेट से टी टाइम के बाद वो यहाँ पे स्टॉप कर गया है। ठीक है, एंड लेट से यहाँ से कितने पार्टिकल्स आ रहे थे, एन पार्टिकल्स आ रहे थे। ठीक है, एन पार्टिकल्स आ रहे थे, एंड यहाँ पे आने के बाद बेटा फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, जीरो। तो पी इनिशियल इज एन एम यू, यानी कि एक पार्टिकल का एम यू एंड इनटू में एन, तो एन एम यू, एंड पी फाइनल जीरो क्योंकि स्टॉप कर गए। तो डेल्टा पी जब लिखोगे तो ये आएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ये आएगा जीरो माइनस एन एम यू, तो ये आएगा माइनस एन एम यू। ठीक है, एंड अगर टी टाइम में हुआ है सब तो एवरेज फोर्स जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी कि एन एम यू बाई टी। मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन हटा रहा हूँ क्योंकि बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, एंड दिस n by t कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल n, तो f एवरेज जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू n mu, यानी कि n by t, that is number of particles striking per second। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर हम लोग बहुत सारे पार्टिकल रिबाउंस करते हैं सेम स्पीड से, तो अब हम जानते हैं कि जब सेम स्पीड से वापस आता है तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है।
चेंज इन मोमेंटम जो डबल हो जाता है, तो यहाँ पर जो एफ एवरेज यूज होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एनएमयू, ठीक है, ट्वाइस एनएमयू। चलिए, देन वी हैव मोमेंटम टाइम ग्राफ। तो अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ का अगर हमारे पास कुछ होगा बेटा लेट से, तो मोमेंटम टाइम ग्राफ अगर लेट से कुछ ऐसा सा है, तो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। So this is f and this is, sorry, let's say this is p and this is t, pt ग्राफ है। तो pt ग्राफ का जो स्लोप होगा, तो स्लोप ऑफ pt जो होगा दैट विल गिव यू f इंस्टेंटेनियस फोर्स कितना है ये आपको देगा, ठीक है। एंड नाउ अगर आप ऐसा लिख पा रहे हैं तो बेटा आप देख सकते हैं कि जब लेट्स से ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो AB के अंदर जो फोर्स होगा दैट इज पॉजिटिव, FBC जो होगा दैट इज जीरो क्योंकि स्लोप जीरो है, एंड FCD जो होगा दैट इज नेगेटिव, ठीक है। यानी कि आप स्लोप से ये पता कर सकते हो बड़े आसानी से कि कितना फोर्स है एंड डायरेक्शन क्या है, क्या मोमेंटम की डायरेक्शन में है या मोमेंटम के अपोजिट में है, चेंज मोमेंटम की डायरेक्शन में है या फिर चेंज मोमेंटम से अपोजिट में है। नेक्स्ट वी हैव द इंपल्स। तो बेटा इंपल्सेस के जो बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट करता है बहुत छोटे समय के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं चेंज, उसको हम कहते हैं इंपल्स। तो अगर आप देखोगे तो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो अगर मैं यहाँ से dp लिखता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा एफ डी टी, एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dp का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा पी एंड से इंटीग्रेशन एफ डी टी, एंड ये कहलाता है बेटा इम्पल्स। दिस इज इम्पल्स। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये क्या कहलाता है, एरिया अंडर द एफ टी कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व। अगर आपको फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वहां से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, दैट इज इम्पल्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हम जानते हैं, हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सो दे नेवर कैंसिल ईच अदर, कभी भी कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि वो हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। लेट्स सपोज कि ये दो ब्लॉक्स हैं इस तरीके से, तो अगर लेट से ये इस पे ऐसे पुश कर रहा होगा तो ये इस पे ऐसे पुश कर रहा होगा, है ना। तो इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ है, इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ है, तो इसके ऊपर अगर आप फोर्स देखो तो सिंगल फोर्स है, इसके ऊपर फोर्स देखो तो सिंगल फोर्स है, तो कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अगर मैं सिस्टम की बात करूंगा तो हाँ, सिस्टम में इंटरनल फोर्स हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फोर्स हमेशा जो है वो प्रोड्यूस होता है पेयर के अंदर, एक्सेप्ट सूडो फोर्स, सूडो फोर्स जो है वो हमारा पेयर में नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारे जो फोर्सेस हैं वो किसमें होते हैं बेटा, हमारे सूडो उसमें होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्शन, एक और चीज, एक्शन रिएक्शन अगर साइमल्टेनियसली एक साथ लगते हैं आप कभी नहीं बता पाओगे कि भाई कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। देयर इज नो टाइम गैप, जैसे ही फोर्स लगाओगे आप तुरंत आपके सामने फोर्स लग जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने फोर्स लगाया कि उसने फोर्स लगाया, ठीक है। देन एक्शन रिएक्शन इज एप्लीकेबल इन बोथ द स्टेट, हमेशा एप्लीकेबल होता है चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन हो। एक्शन रिएक्शन आल्सो एप्लीकेबल इन बॉडीज नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होती है तो भी वहां पर एक्शन रिएक्शन होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई सारे फोर्सेस जो है पेयर में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्टैक्ट में नहीं होता फिर भी लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्टैक्ट में नहीं होता फिर भी लगता है, मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट में नहीं होता फिर भी लगता है। एंड एक्शन रिएक्शन होता है यानी कि एक बॉडी एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो लेट्स से एक चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया, दूसरे चार्ज ने इसको ऐसे अट्रैक्ट किया, तो यानी कि ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग सब में हमारा एक्शन रिएक्शन ही चलता है। देन वी हैव बेटा रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा रॉकेट होता है जिसके अंदर कुछ मास भरा हुआ होता है। अब लेकिन मास के साथ साथ जो होता है उसमें फ्यूल भी होता है ना। तो अगर हम m बोलते हैं मास ऑफ रॉकेट बॉडी प्लस फ्यूल, अगर दोनों का टोटल मास इतना है, ठीक है। एंड अब मुझे इसको लिफ्ट करना है, मैं चाहता हूं कि ये इसको लिफ्ट कर दे। तो लिफ्ट करने का तरीका क्या है कि भाई इसमें जो गैस, जब फ्यूल बर्न होगा तो यहाँ से गैस निकलेगी, एंड जब गैस को नीचे पुश करेगा तो गैस इसको ऊपर पुश करेगी, है ना। तो लेट्स से कि VR इज द रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस और वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस और रेसिड्यू गैसेस, ठीक है। जो गैस बाहर निकल रही है उसका वेलोसिटी है, ठीक है। एंड अब मुझे इसको उठाना है, लिफ्ट करना है, तो बेटा लिफ्ट करने के लिए
फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लिफ्टिंग फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू वी आर dm/dt, ठीक है। एंड ये जब तक फोर्सेस mg से बड़ा नहीं होगा तब तक ये बॉडी लिफ्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मैंने इसको लिफ्ट करा दिया है तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वी आर dm/dt। ये तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, लेट्स से f लिफ्टिंग, एंड नीचे इसका खुद का वेट लग रहा होगा mg, यानी कि नीचे आ जाएगा कितना mg, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m। अब यहाँ पे मैं बेटा स्मॉल m लिख रहा हूँ। स्मॉल m का मतलब क्या है कि स्मॉल m इज द इंस्टेंटेनियस मास। स्मॉल m इज इंस्टेंटेनियस मास। अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए होगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस मास, तो स्मॉल m की वैल्यू जो हो जाती है दैट इज इक्वल टू m माइनस dm/dt इंटू में t, ठीक है। तो अगर आप इनिशियल एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, फॉर इनिशियल एक्सेलरेशन, फॉर ए इनिशियल, आप इसको लिख सकते हैं दैट इज वी आर dm/dt माइनस कैपिटल mg डिवाइडेड बाय कैपिटल m, ठीक है। दिस इज द इनिशियल एक्सेलरेशन। उस केस में आप इनिशियल मास जितना बॉडी का था, फ्यूल का था, वो लिख देंगे। अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे लिखना चाहते हैं तो आपको बस मास जो है वो ये वाला लेना चाहिए, ठीक है। चलिए रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, अगर हम कोई गन में से एक बुलेट फायर करते हैं तो दो तरह केस पॉसिबल हो सकते हैं। तो लेट्स से कि आपने इसको यू स्पीड से फेंका, केस 1 चल रहा है ये, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है, लेट्स से यू, इसका मास स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M। तो भाई इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो कोई होता नहीं है, सारे इंटरनल फोर्सेस होता है, अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई होती है वही फोर्स लगा रही होती है, लेट्स से इंटरनल फोर्स। तो जितना मोमेंटम इसका पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में होना चाहिए। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के ऊपर ये काम करता है बेटा। तो इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो दैट मीन्स जीरो इज इक्वल टू स्मॉल एम यू माइनस कैपिटल एम वी। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है स्मॉल एम यू बाई कैपिटल m, एंड दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी थी ये तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी थी, लेकिन अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है लेट्स से रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी हो, ठीक है, तो u इज द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अगर ऐसे दिया हुआ हो तो इन दैट केस जो इसके पास v होगी दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल एम यू अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m, ठीक है। दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। चलिए नॉर्मल रिएक्शन, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं आपस में तो बेटा उनके बीच में क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो दो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, लेट्स से कि अगर ये एक सरफेस है, दूसरा सरफेस ये है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा। लेट्स से अगर ऐसे रखा हो तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, ठीक है। यानी कि जो कांटेक्ट सरफेस है उसके हमेशा कैसे लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। क्या क्या याद रखना है, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस एज एक्शन रिएक्शन पेयर, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब है कि अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है तो नीचे वाला ब्लॉक, लेट्स से ये A है ये B है, तो नीचे वाला ब्लॉक अगर ऊपर वाले के ऊपर फोर्स लगाएगा Na, तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा Nb, और Na इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर होगा, Nb के बराबर होगा, ठीक है। नॉर्मल एक्शन विल बी जीरो व्हेन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस लीव कॉन्टैक्ट। अगर दो सरफेस की वजह कॉन्टैक्ट ना हो तो नॉर्मल एक्शन जीरो हो जाएगा। नॉर्मल एक्शन एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। एंड इट एक्ट्स एज अ पुशिंग फोर्स, हमेशा कैसा है, पुशिंग फोर्स है। यानी कि आपको कभी डायरेक्शन बनाने में दिक्कत आए तो ये ध्यान रखना है कि पुशिंग फोर्स है, यानी कि बॉडी को पुश कर रहा होगा, यानी कि अपने से दूर कर रहा होगा। चलिए अगर बॉडीज कॉन्टैक्ट में है तो क्या करना है, तो इसको बहुत सिंपल सिंपल से दो तीन केस है फटाफट से देख लेते हैं। कि लेट्स से कि अगर आपके पास इस तरीके से है और आपने इधर से फोर्स लगाया है F,
इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालो, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जितना भी फोर्स है अपॉन में टोटल मास कर दो m1 प्लस m2, ठीक है। नाउ अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए इसका, तो जिसके लिए आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे कितना फोर्स होगा। जब ये ऐसे फोर्स लगा रहा है तो ये ब्लॉक इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, इसके ऊपर ऐसे लगा रहा होगा। तो अगर आप m1 को देखोगे तो इधर से फोर्स F लग रहा होगा, इधर से फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और m2 के ऊपर इधर से ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अब बताओ कि m2 को चलाने वाला कौन है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी m2 इंटू में a, यानी कि m2 इंटू f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, सिंपल। आप पहले वाले से भी निकाल सकते थे। अब आपको लेट से कि 3 का दे दे सिस्टम, 3 ब्लॉक का दे दे इस तरीके से। तो लेट से आपको बोलता है कि F फोर्स है, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है, एंड आपको यहाँ पर आपके पास फोर्स है लेट से n1, एंड यहाँ पर आपके पास फोर्स है n2। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम एक्सेलरेशन का ही रहेगा, F अपॉन में टोटल मास, तो टोटल मास इज m1 प्लस m2 प्लस m3। अब आप एक काम करो, आपको अगर n1 निकालना है तो आप सोचो कि भाई ये दोनों मास जो है कंबाइन कर दो। अगर आप ये दोनों मास कंबाइन कर दोगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा। अब इन पूरे मास को अगर आप देखोगे चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, n1 ही तो रिस्पॉन्सिबल है। तो n1 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, दैट इज m2 प्लस m3 इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। और ऐसे अगर आपको n2 निकालना है तो आप सोचो कि n3 को कौन चला रहा है, n3 को कौन चला रहा है, n3 को चलाने वाला सिर्फ n2 है, यानी कि n2 इज इक्वल टू m3 इंटू में a, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास है ही। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट जो बॉडीज होती है उनका आप उनके बीच से फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, देन वी हैव वेट। वेट क्या होता है बेटा, द अर्थ अट्रैक्ट्स, जितने फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को। तो लेट से कोई ऑब्जेक्ट है तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है सेंटर की तरफ। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है सेंटर की तरफ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ अट्रैक्ट करती है सेंटर की तरफ। जितने भी फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है सेंटर की तरफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बेटा वेट, एंड नथिंग बट वी राइट इट सिंपली एज mg। नाउ वेइंग मशीन क्या मेजर करती है बेटा, वेइंग मशीन मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन। कैसे, अगर ये हमारे पास वेइंग मशीन है, दिस इज द वेइंग मशीन, एंड इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है m। तो m के ऊपर नीचे लग रहा होगा mg, जो अर्थ लगा रही होगी, और वेइंग मशीन लगा रही होगी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। एंड जब आप वेइंग मशीन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बेटा इसके ऊपर यहाँ लग रहा होगा नीचे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो वेइंग मशीन के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर अगर मैं ब्लॉक को देखूंगा तो बेटा ब्लॉक के ऊपर देखने से आ जाएगा n बराबर किसके आ जाएगा, mg के आ जाएगा, ठीक है। n बराबर किसके आ जाएगा, mg के आ जाएगा। तो n इक्वल टू mg, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। नाउ अगर हम लोग इस वेट के बारे में बात करें, नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन मेजर कर रही है, उसके अलग अलग तरीके के बारे में बात करते हैं। अगर हमारी लिफ्ट के अंदर हम लोग वेइंग मशीन रख देते हैं तो उसकी रीडिंग क्या होगी। अगर हम लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रख देते हैं और वेइंग मशीन के ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बेटा mg के बराबर हो जाएगा। इन केस अगर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो या फिर रेस्ट पर हो। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है बेटा, कि एक्सेलरेशन इज जीरो बेसिकली, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो उस टाइम पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो mg के बराबर ही होगा, नो चेंजेस। लेकिन अगर लिफ्ट जो है लेट से ऊपर की तरफ जा रही हो, अपवर्ड एक्सेलरेशन से जा रही हो, तो इन दैट केस बेटा इस वेइंग मशीन की जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होगा तो ये नीचे की तरफ सूडो फोर्स आ रहा होगा ऐसे, दैट इज ma, एंड नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा n, एंड साथ में आ रहा होगा mg। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाएगा दैट इज m ऑफ g प्लस a। यहाँ पर हम लोग बेटा g इफेक्टिव के बारे में बोल सकते हैं कि g इफेक्टिव जो है दैट विल बी g प्लस a, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर लिफ्ट बेटा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में हो, तो अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो उन दैट केस बेटा अगर ये ब्लॉक है तो अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो सूडो फोर्स ऊपर आएगा, mg हमेशा ही नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हो जाएगा बेटा mg माइनस ma, यानी कि आप यहाँ पे लिख पाओगे दैट इज g इफेक्टिव इज g माइनस a, ठीक है। चलिए
अगर लिफ्ट बेटा फ्री फॉल कर रही होगी तो फ्री फॉल का मतलब है कि जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा क्योंकि गिर रही है, एंड जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बराबर जी के। इन दैट केस नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हो जाएगा एम जी माइनस जी विच इज जीरो, यानी कि दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। इस केस में वेटलेसनेस महसूस होगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। चलिए टेंशन के बारे में बात करते हैं बेटा। तो रस्सी के अंदर टेंशन की अगर बात करते हैं तो टेंशन स्लैक कंडीशन में, यानी कि रस्सी अगर ढीली सी पड़ी हो तो वहां पर टेंशन जीरो होती है। टेंशन जो है वो ऑलवेज पुलिंग फोर्स है, जैसे हमारा नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग फोर्स था, टेंशन हमेशा कैसा है, पुलिंग फोर्स है, ठीक है, बाहर की तरफ लगेगा। टेंशन आइडियल स्ट्रिंग के अंदर जो है, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब मासलेस और इनएक्सेसिबल, एंड उसमें हमेशा सेम होती है, हर एक पॉइंट पर, एट ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होगी। डिफरेंट स्ट्रिंग के लिए टेंशन डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लेट से हमें दो ब्लॉक ऐसे लगा देते हैं एंड एक और ब्लॉक ऐसे लगा देते हैं एंड यहाँ से इसको ऐसे पुल करते हैं, तो बेटा यहाँ पर टेंशन पुलिंग मतलब ऐसे अवे होगी, तो इस तरीके से T1, ऐसे ही यहाँ पे पुलिंग मतलब T2, और यहाँ पे दो अलग अलग रस्सियों की बात हो रही है, बीच में ब्लॉक आ गया है तो टेंशन क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। टेंशन रोप के अंदर जिसका स्ट्रिंग विद मास होता है डिफरेंट इन ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे टेंशन जो है वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, यानी कि अगर लेट से कि इसमें अगर हम यहाँ से इसको खींचते हैं और इसका कुछ मास है m, तो बेटा यहाँ पे टेंशन अलग होगी और यहाँ पे टेंशन एकदम अलग होगी, यहाँ पे टेंशन बल्कि जीरो होगी, यहाँ पे टेंशन नॉन जीरो होगी, ठीक है। तो दिस वी विल हैव टू स्टडी। टेंशन इन स्ट्रिंग कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इट्स मिनिमम वैल्यू इज जीरो व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स लूज और स्लैक, जब टेंशन लूज हो जाता है, रस्सी लूज हो जाती है, तब टेंशन जीरो हो जाती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है कभी भी, ठीक है। टेंशन इन स्ट्रिंग एट एवरी पॉइंट एक्ट इन बोथ डायरेक्शन, हमेशा जो है वो कहाँ काम करता है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, किसके ऊपर काम डिपेंड करता है, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हर एक पॉइंट के ऊपर टेंशन जो है दोनों तरफ काम करती है, ठीक है। चलिए रोप विद मास, अगर हमारे पास रोप मास के साथ है, यानी कि लेट से इस तरीके से है एंड आपने यहाँ पर कोई फोर्स लगाया F, इसकी लेंथ अगर मान लेते हैं L है, इसका मास कुछ M होगा, तो किसी भी x डिस्टेंस पर यहाँ पर अगर आपको टेंशन निकालनी है तो जहाँ पर निकालनी है वहीं से कट कर दीजिए। अगर आप वहीं से कट कर दोगे तो एक हिस्सा मिलेगा x लेंथ का और एक हिस्सा मिलेगा L माइनस x लेंथ का। अब इस हिस्से को चलाने वाला जो है वो यहाँ की टेंशन ही होगी बेसिकली, तो टेंशन दिस विल बी इक्वल टू इसका मास दैट इज m बाई l इंटू में l माइनस x एंड इनटू में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है बेटा वो जाएगा फोर्स अपॉन में मास दैट इज F बाई m। तो टेंशन जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू F L बाई L 1 हो जाएगा, 1 माइनस x बाई L। तो दिस इज द टेंशन इन दिस केस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जहां पर फोर्स लगाया है वहीं से एक्सिस्टेंस ले रहे हैं, तो वहां पर कितना आता है F इंटू में 1 माइनस x बाई L, एंड अगर दूसरी तरफ से x लेंगे तो वहां पर आ जाता है Fx बाई L, ठीक है। अगर सेम कंडीशन में अगर ऐसे पूछ लेता है कि आपसे यहाँ पर फोर्स लगाया है और लेकिन x जो है वो ये पूछ रहा है, तो बेटा टेंशन जो हो जाती है दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स बाई एल, ठीक है। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, अब स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली इट रीड्स टेंशन और स्प्रिंग फोर्स, इट रीड्स टेंशन और स्प्रिंग फोर्स आप कह सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर आपने यहाँ पर कोई ऐसे स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया इस तरीके से, एंड यहाँ पर आपने ऐसे लेट से एक ब्लॉक यहाँ लगा रखा है और एक ब्लॉक यहाँ लगा रखा है, तो दोनों में जो भी इनके आप इसको बैलेंस अगर करके देखते हैं तो नीचे लग रहा होगा mg, यहाँ लग रही होगी टेंशन t, ऐसे ही ये mg और ये टेंशन t, तो यहाँ पर जो टेंशन आएगी दैट इज t, वही क्या हो जाएगी, इसकी रीडिंग हो जाएगी। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ये बराबर हो जाएगी किसके बेटा, t के, ठीक है, यानी टेंशन के बराबर। तो आपको बस क्या देखना है कि स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस रीड्स द टेंशन। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि एक स्प्रिंग बैलेंस है और इधर से आपने 10 न्यूटन से खींचा है और इधर से भी आपने 10 न्यूटन से खींचा है, तो इस केस में भाई टेंशन कितनी होगी, स्प्रिंग बैलेंस कितनी होगी, तो रीडिंग इज नॉट जीरो, रीडिंग कितनी हो जाएगी बेटा, 10 न्यूटन के बराबर ही हो जाएगी, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। चलिए मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो मोशन होता है वो कैसा होगा,
तो अभी हम लोग स्मूथ की ही बात करेंगे सिर्फ, ठीक है, वी वोंट टॉक अबाउट दिस एनीथिंग एल्स। तो लेट्स से कि ये हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एंड पहले मैं छोटा छोटा डायग्राम बना देता हूँ। लेट्स से कि जैसे मास अगर m है तो बेटा यहाँ पर लग रहा होगा mg। ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी थीटा होगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा mg cos थीटा और इधर की तरफ आ जाएगा mg sin थीटा। एंड कॉन्टैक्ट की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा होगा n। रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन भी आएगा, वो भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। नाउ अब लेट्स से कि अगर आप यहाँ से h हाइट से इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करते हैं बेटा, तो दो दो बात छोटी छोटी बातें हैं कि जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास जो स्पीड होगी दैट इज इक्वल टू √2gh, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम टू रीच दी बॉटम दैट इज 1/g sin थीटा और 1/sin थीटा, 1/sin थीटा √2h/g, इतना इसको समय लगेगा नीचे आने में, ठीक है। एंड कितनी स्पीड होगी, इतनी इसकी स्पीड होगी यहाँ पर। अब इसमें आप अलग अलग केस कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आपसे ऐसे बोल सकता है कि भाई एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक पुली है और यहाँ पर ऐसे एक दूसरा ब्लॉक लगा दिया, है ना। तो अब लेट्स से कि इसका मास आपको बोलता है कि 5 kg है, इसका मास आपको बोलता है कि 3 kg है। तो भाई अगर आप देखोगे 3 kg की वजह से 30 न्यूटन यहाँ लग रहा होगा। लेट्स से कि अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो बेटा यहाँ पर आ रहा होगा 50 sin 30 एंड 50 sin 30 मतलब 25 न्यूटन। तो आपको दिख रहा है कि भाई 25 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, पुलिंग फोर्स बड़ा कौन सा है, 30 न्यूटन वाला है, तो ये नीचे जाएगा और ये ऐसे ऊपर जाएगा। तो भाई जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ नेट पुलिंग डिवाइडेड बाई मास नेट। तो पुलिंग फोर्स कितना है, दैट इज 30 माइनस 25 एंड टोटल मास इज 3 और 5 दैट इज 8। तो ये आ जाएगा 5/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको सवाल बनेंगे, इसके अंदर फिर आपसे टेंशन पूछ सकता है, सब चीजें पूछ सकता है। लेट से अगर आपको यहाँ पे टेंशन पूछता है तो इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाने वाला कौन, टेंशन टी। तो अगर मैं 5 kg के रिस्पेक्ट में देखूं तो बेटा इधर टेंशन टी है और इधर 25 है और एक्सेलरेशन इधर है कितना, 5/8। तो यहाँ पे रख देंगे दैट इज टी माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू में 5/8। तो यहाँ से कुछ कुछ आ जाएगा आपके पास, दैट इज टी इज इक्वल टू 25 प्लस 25/8, तो 225/8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, टेंशन निकाल सकते हो। तो इसी तरीके के सवाल बनते हैं आपके पास इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। नेक्स्ट इज पुली सिस्टम। पुली सिस्टम के बारे में बेटा मैं वैसे आपसे तो शॉर्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ, बट स्टिल फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जैसे कि एटवुड मशीन, अगर ये हमारे पास एटवुड मशीन है तो लेट्स से दिस इज m1 मास, दिस इज m2 मास, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट इज m2 माइनस m1 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इस तरीके से, ठीक है। एंड अगर आपको लेट्स से इसमें टेंशन निकालनी है तो ये लेट्स से नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, तो टेंशन जो हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरीके से आप इसमें टेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप पुली का डायग्राम देखोगे बेटा तो पुली के ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ से ऐसे नीचे लग रहा होगा टेंशन टी, यहाँ से ऐसे नीचे लग रही होगी टेंशन टी, और ये रस्सी इसको वैसे बैलेंस कर रही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 2t। तो यहाँ पर अगर आप टेंशन देखोगे तो टेंशन कितनी आएगी, 2t आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट फोर्स हम सस्पेंशन पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो इसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग केसेस है बेटा इसको सॉल्व करने के। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक छोटा सा। तो लेट से आपके पास यहाँ पर एक ऐसे पुली है और इस पुली के साथ आपने यहाँ पर एक ऐसे रस्सी को बांध रखा है, मतलब तो लेट से यहाँ पर ऐसे एक ब्लॉक को ऐसे आपने लटका रखा है, ठीक है। लेट से इसको यहाँ से फिक्स कर देता हूँ। तो इसका मास m, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m,
अब अगर रस्सी यहाँ से फिक्स है तो ब्लॉक रेस्ट पर आ गया, ब्लॉक अगर रेस्ट पर आ गया तो उस पर टेंशन टी होगा इधर, और वही टेंशन टी यहाँ पर लग रही होगी इस तरीके से। तो अगर आप पुली का डायग्राम देखोगे तो बेटा पुली पे इधर की तरफ टेंशन टी, इधर की तरफ टेंशन टी, और साथ में पुली का खुद का वेट लग रहा होगा mg, और टेंशन जो है वो बेटा वो कैपिटल mg के बराबर है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इधर आएगा, जिसको काउंटर कौन कर रहा होगा, ये जो यहाँ पे सस्पेंड, आपने सस्पेंड यहाँ पे किया हुआ है, तो ये आपको निकालना है ना। तो F जो है बेटा वो एफ आर रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, दैट इज कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी, ये तो ऐड हो जाएंगे। अब ये दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमें इसको ऐड करके ऐड करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा एम जी का स्क्वायर। तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा, जी कॉमन आते हुए ये बन जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर। तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन द सस्पेंशन पॉइंट। सस्पेंशन पॉइंट का मतलब है कि आप पुल जहाँ पर आपने पुली को बांधा हुआ है, पुली के ऊपर नेट फोर्स निकालो, उतना ही सस्पेंशन पॉइंट होगा फॉर द इक्विलिब्रियम। चलिए स्प्रिंग फोर्स, तो बेटा स्प्रिंग फोर्स हमारा कहलाता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से स्प्रिंग है और आपने इसको इधर से खींचा है, तो लेट से कि अगर आपने इसको अपने इक्विलिब्रियम से नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस खींचा है, तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए इधर की तरफ एक फोर्स आएगा, दैट इज kx। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, y नेगेटिव, अपोजिट टू इलोंगेशन और कंप्रेशन। या तो कंप्रेशन होगा तो जिस डायरेक्शन में कंप्रेस कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, फोर्स आएगा, ऐसे ही इलोंगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के दो कॉम्बिनेशन, पहला हमारे पास है लेट्स से सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है कि स्प्रिंग फोर्स सबके अंदर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एंड इसमें जो 1/k इक्विवेलेंट होता है दैट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड सो ऑन। कैसे दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, 1 2 3 इस तरीके का। तो लेट्स से k1 k2 k3, एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो एक्सटेंशन होता है या इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन स्लैश कंप्रेशन, ये सेम होता है, दिस इज सेम। तो इस केस में मतलब है कि हमारे पास लेट्स से कि या तो ऐसे लगा हुआ हो, ऐसे दो पैरेलल लगी हुई हो, ठीक है, या फिर अगर आपने ऐसे लगाया कि भाई एक तरफ से यहाँ से ऐसे ब्लॉक और फिर ऐसे दूसरा स्प्रिंग इस तरीके से, तो ये भी हमारा क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर जो कि इक्विवेलेंट हो जाता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, इस तरीके से। ठीक है, चलिए कटिंग ऑफ स्प्रिंग, भाई के जो होता है दिस इज इक्वल टू वाई ए बाई एल, जहाँ पर वाई इज बेसिकली यंग्स मॉडुलस और मटेरियल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एल इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो के जहाँ पे देख सकते हो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल हो जाएगा। तो लेट्स से कि एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि आपके पास एक स्प्रिंग थी और आपने इसके दो हिस्से कर दिए, दैट इज लेट्स से L1 और ये L2, और बोला गया है कि L1 रेशियो L2 इज 3:5। ठीक है भाई, तो अब जब कट कर दिया तो इसका कुछ K1 हो जाएगा, इसका K2 हो जाएगा, ओवरऑल इज K। ठीक है, तो जब आपको K1 लिखना है तो K1 लिखने का तरीका क्या है कि आप जो भी रेशियो दिया गया है इनका सम कर दीजिए, तो 3 + 5 हो जाएगा 8, जो आपको दिया गया था वो लिख दीजिए दैट इज K, एंड जिसका आप निकाल रहे हैं, आप L1 का निकाल रहे हैं तो L1 के लिए 3 था तो 3 आ जाएगा। ऐसे अगर आपको K2 लिखना है तो आप टोटल सम कर दिए, 5 और 3 का कितना हो जाएगा 8, एंड टोटल इज K, एंड आप L2 को लिख रहे हैं तो L2 कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है 5, तो आ जाएगा 5, तो K2 आ जाएगा 8K/5। ठीक है,
चलिए इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स इज जीरो। अब इक्विलिब्रियम जो है वो आपका तीनों डायरेक्शन में इंडिविजुअल भी हो सकता है, किसी एक डायरेक्शन में भी हो सकता है, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इज जीरो, यानी कि हो सकता है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जीरो हो सकता है कि सिर्फ वाई डायरेक्शन में जीरो और हो सकता है कि जेड डायरेक्शन में जीरो हो सकता है तीनों में भी हो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है अभी हमारे लिए कि नेट फोर्स इज जीरो, जहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा वहां पर हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, नाउ इसको हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बेटा लैमिस थ्योरम भी एक यूज करते हैं, यूज द लैमिस थ्योरम। एंड लैमिस थ्योरम स्टेट्स कि अगर लेट्स से ये F1 है और ये F2 है एंड लेट्स से दिस इज F3 एंड ये जो पॉइंट है ये एट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, एंड लेट्स से कि दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। तो अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम F1 बाई, अब अगर आप F1 लिख रहे हैं तो आपको F2 और F3 के बीच का एंगल लिखना पड़ेगा, और F2 और F3 के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, तो साइन अल्फा। अगर आप F2 लिख रहे हैं तो आपको F1 और F3 के बीच का एंगल लिखना पड़ेगा, और F1 और F3 के बीच का एंगल कितना है, बीटा, तो ये आ जाएगा F2 साइन बीटा। ठीक है, एंड ऐसे ही आपके पास यहाँ पर आ जाएगा F3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आपके पास आएगा दैट इज साइन F1 और F2 के बीच का एंगल दैट इज गामा, तो दैट इज साइन गामा। तो दिस इज योर लैमिस थ्योरम। ठीक है, तब वैलिड है जब आपके पास तीन फोर्सेस की वजह से कोई एक पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। तो जब भी तीन पॉइंट की वजह से एक पॉइंट तीन फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में होगा तब आप वहां पे लैमिस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट रिलेशन, सो कंस्ट्रेंट रिलेशन इज बेसिकली कि हम लोग यूज करते हैं कि समेशन ऑफ वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। हम इस बात का इस्तेमाल रखते हैं, समेशन ऑफ द वर्क डन बाय द टेंशन इज जीरो। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम डायरेक्टली सवाल के ही फॉर्म में यूज करने की कोशिश करते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर एक ऐसे पुली है एंड यहाँ पर एक ऐसे दूसरी पुली है एंड यहाँ पर एक ब्लॉक है और यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक है। तो लेट्स से m मास 2m मास कुछ भी मान लेते हैं। तो लेट्स से कि ये 2m मास वाला एक्सल ये नीचे एक्सलेट करेगा और ये ऐसे फिर ऊपर जाएगा, है ना। तो जो टेंशन यहाँ पर होगी T, वही टेंशन रस्सी में घूमते हुए यहाँ आएगी T, एंड वही टेंशन रस्सी में घूमते हुए यहाँ आएगी T, एंड ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना आएगा 2T। ठीक है, तो नाउ अगर मैं कंस्टेंट रिलेशन लगाता हूँ बेटा तो आप देखो कि समेशन ऑफ द वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, दैट इज वर्क डन ऑफ टेंशन इज जीरो। अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे टेंशन वेलोसिटी T डॉट v भी जीरो मिलना चाहिए, और मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो T डॉट a भी क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप इस वाले ब्लॉक को देखो तो टेंशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव आएगा, तो दैट इज T(a2)। ये टेंशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो माइनस आएगा, दैट इज -2a1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कैंसिल आउट हो जाएगा तो a2 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a1। इसका मतलब जितना भी एक्सेलरेशन a1 होगा उसका डबल क्या होगा, एक्सेलरेशन कितने का होगा, a2 का होगा। ठीक है, तो कंस्टेंट रिलेशन के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि समेशन t डॉट x जीरो, t डॉट v जीरो, t डॉट a जीरो, इससे हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग कभी कभी लेंथ से भी करते हैं कि दैट इज लेंथ इज कांस्टेंट। ठीक है, हम लेंथ को भी कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट इज सूडो फोर्स। ये कब लगता है बेटा, टू नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर, जब हमें न्यूटन्स लॉ को वैलिडेट करना होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो हम लोग सूडो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है। ठीक है, जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है। तो एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर इस समझने की कोशिश करते हैं इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल वही है इसका। तो लेट्स से कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है
जिसका मास m है एंड यहाँ पर एक हमारे पास एक ब्लॉक है, ये एंगल थीटा है। नाउ अगर इस इंक्लाइन प्लेन को आगे की तरफ एक्सटेंड करा जाता है ए से राइट की तरफ, तो ये जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के लिए इंक्लाइन प्लेन कैसा होगा, नॉन इनर्शियल होगा, क्योंकि फ्रेम जो है वो एक्सेलरेटेड हो चुका है। तो नाउ अगर ये ब्लॉक, अगर ये इंक्लाइन प्लेन आगे जा रहा है ए से, तो बेटा इसके ऊपर सूडो फोर्स आएगा पीछे की तरफ, दैट इज एम ए, ठीक है। एंड जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सूडो फोर्स होता है। तो ना अगर मैं इस ब्लॉक का डायग्राम बनाऊं तो बेटा नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ऐसे यहाँ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, एंड लेट्स से कि अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा, एंड इधर की तरफ आएगा n cos थीटा और इधर की तरफ आएगा n sin थीटा। तो एट इक्विलिब्रियम फॉर ब्लॉक टू बी at rest with respect to inclined plane, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर इसको रेस्ट पे रखना है तो बेटा n sin थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए एंड n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज एम जी बाई cos थीटा, फर्स्ट थिंग। एंड अगर इसको यहाँ यूज करता हूँ तो ये आ जाएगा एम जी बाई cos थीटा इंटू में sin थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से बेटा m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी g tan थीटा। तो एक्सेलरेशन इतना चाहिए होगा और नॉर्मल रिएक्शन इतना आएगा, दैट इज mg बाई cos थीटा। तब जाके ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि भाई जब जब हमारे पास एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा तब तक सूडो फोर्स आएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, पेंडुलम यहाँ लटका रखा है, तो पेंडुलम जो है वो पीछे जाएगा ड्यू टू सूडो फोर्स, एंड यहाँ कहीं वो इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। एंड अगेन इसके अगर मैं देखूं तो इसमें टेंशन अगर टी होगी तो इसके लिए भी सेम आता है बेटा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी एंड t की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारे पास सूडो फोर्स का सवाल बनते हैं, जहां पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास जिसके ब्लॉक के ऊपर लग रहा है इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। अच्छा बेटा एक और चीज, यहाँ पे कितना फोर्स रिक्वायरमेंट होगा, फोर्स रिक्वायर्ड force required to keep the block at rest, to keep the block at rest, रेस्ट पे रखने के लिए कितना फोर्स रिक्वायरमेंट होगा। तो भाई इसके लिए हमारे पास क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन तो पता चल गया, वी नो द एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन पता चल चुका है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बात कर सकते हैं बेटा किसके बारे में, मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दिस F इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू में g tan थीटा, ठीक है। इस फोर्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्लॉक को रेस्ट पे रख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आई गेस हमारा एनएलएम जो है कंप्लीट रिवाइज हो चुका है, ठीक है। हमारे एनएलएम के अंदर कुछ नहीं बचा है सिवाय फ्रिक्शन के। अब फ्रिक्शन का रिवीजन कर लेंगे तो हमारा एनएलएम भी कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो आई होप आप सभी का एनएलएम के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुके होंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।